हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपने इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से के पर्सपेक्टिव में भी, और साथ ही साथ आपके टीचिंग से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट, अदर स्टेट में होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी जो कि टीचिंग से रिलेटेड हैं, उन सब में ये जो टॉपिक है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ कर देखिए, लास्ट तक, अंत तक बिल्कुल देखिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न न रह जाए। और इस टॉपिक में हम ये सभी बातें जो है डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, इस बात की जो है मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए बिना देर किए जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, इस सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे क्या, उसको हम पहले जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे, है ना, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो शिक्षण के सिद्धांतों का अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उसका अर्थ जो है परिभाषाओं के द्वारा भी समझेंगे। इसके बाद शिक्षण के सिद्धांतों की आवश्यकता क्या है, यहाँ पर हम आवश्यकता को समझेंगे। आवश्यकता को समझने के बाद हम शिक्षण के वर्गीकरण के द्वारा उसके प्रकारों को समझेंगे कि शिक्षण के सिद्धांतों के कितने प्रकार हैं। देखिए, जो हमारे डीएलएड के सिलेबस में जो सिद्धांतों के प्रकार दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से बोर्ड पे जो है वो लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर पढ़ देता हूँ। जब मैं इसको इस प्रकारों की बात करूँगा तो मैं इन्हीं 12 सिद्धांतों को जो है आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो 12 सिद्धांत हैं, इतने सारे टॉपिक हैं, जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, इसलिए आपको जो है इस टॉपिक को समझने में बड़ी ही सुविधा होगी, है ना। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि इन सभी वीडियो को एक ही टॉपिक्स को सभी एक ही वीडियो में जो है बना दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ देखिएगा, है ना, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। समय समय पे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट्स के रूप में सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षण के सिद्धांतों के अर्थ की। ठीक है, हम समझेंगे कि शिक्षण के सिद्धांतों का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण के सिद्धांत, जिसको सिद्धांत को हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, यहाँ पर पहले हमें सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि सिद्धांत कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए, शिक्षण जो टॉपिक है इसको हमने एक वीडियो में पहले ही समझ रखा है। टीचिंग क्या है, टीचिंग को हमने पहले ही समझ रखा है। उस टीचिंग वाले वीडियो को आप वहाँ पर जाके देखिए, और अधिक जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो पहले आप टीचिंग वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद हम उसके बाद इस वीडियो को आप जो है वो देखिएगा। तो टीचिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम समझेंगे सिद्धांतों के बारे में। हम समझेंगे सिद्धांत के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये क्या है? तो प्रिंसिपल या सिद्धांत यहाँ पर उन तर्कपूर्ण वाक्यों को कहेंगे, वे तर्कपूर्ण बातें हैं जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करती हैं, उन्हें ही हम प्रिंसिपल कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अर्थात ऐसी बातें, ऐसे वाक्य, ऐसी जानकारी जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार को किसी निश्चित दिशा में करते हैं, है ना, यानी हमारा व्यवहार एक विशेष रूप से किसी काम को अंजाम देता है, तो उन्हीं नियमों को, उन्हीं तर्कपूर्ण वाक्यों को या उन्हीं बातों को हम
शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया ना? यानी कि जब भी हम कोई काम करने जाएंगे तो हमारा कार्य कुछ आधारभूत बातों पर निर्भर होगा, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जिसको जानने के बाद ही हम किसी काम को करना शुरू करेंगे। तो वही जो आधारभूत और वही जो मूलभूत बातें हैं उन्हें हम शिक्षण के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात शिक्षण की हो रही है तो हम शिक्षण के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण के संबंध में, यानी शिक्षण भी एक व्यवहार है, पढ़ाना, किसी को पढ़ाना या सिखाना एक व्यवहार है। तो इसी व्यवहार को, यानी शिक्षण के व्यवहार को करने के लिए जो तर्कपूर्ण बातें हैं, जो आधारभूत बातें हैं, जिनके आधार पर शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है अथवा शिक्षण किया जाता है, उन्हीं आधारभूत बातों को, मूलभूत बातों को, तर्कपूर्ण वाक्यों को हम कहते हैं शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है? तो शिक्षण के सिद्धांत जो होते हैं वह किसी भी विषय क्षेत्र में या किसी प्रक्रिया के विषय में सुस्पष्ट, सुसंगठित और निश्चित क्रम में दिए गए विचार होते हैं, जिनके द्वारा किसी प्रक्रिया को संचालित करना स्पष्ट रूप से जो है वो परिभाषित हो जाता है। ठीक है? हमें पता चल जाता है कि उस कार्य को किस तरीके से क्रमबद्ध, व्यवस्थित रूप से कैसे संचालित किया जाएगा। उन्हीं तर्कपूर्ण बातों को हम कहेंगे शिक्षण के सिद्धांत। उसी को हम जो है सिद्धांत कहेंगे। ठीक है? बात समझ में आ गया ना? तो यही है प्रिंसिपल और यही है टीचिंग प्रिंसिपल। शिक्षण यानी कोई टीचर जब कक्षा में जाएगा तो अपने विषय को कैसे पढ़ाएगा, किस सोच के साथ वो पढ़ाएगा। ठीक है ना? क्या विचार करेगा, किन आधारभूत बातों को मानते हुए पढ़ाएगा, वही शिक्षण के सिद्धांत कहलाएंगे। ठीक है ना? परिभाषाओं के द्वारा यदि हम समझें तो आप कहेंगे कि B.O. स्मिथ शिक्षण के सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली, यानी अधिगम को उत्पन्न करने वाली एक पद्धति है। अध्यापक जब अपने पढ़ाने के काम को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा शिक्षार्थी व्यवहार में परिवर्तन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, यंत्रों, साधनों, ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि का प्रयोग करता है तो उसे ही शिक्षण तकनीकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिक्षण तकनीकी। और इसी शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत ये शिक्षण के सिद्धांत भी आते हैं। ठीक है? अर्थात जब कोई शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहेगा, बेहतर बनाना चाहेगा, ऐसा शिक्षण करना चाहेगा जिससे विद्यार्थी उस विषय को बड़ी ही सहजता से, प्रभावशाली ढंग से और स्थायी रूप से सीखने के लिए बाध्य हो जाएं, तो वह कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों का पालन करेगा, कुछ यंत्रों उपकरणों का पालन करेगा, कुछ ज्ञान, अनुभव और कौशलों का पालन करेगा, इनके उपयोग से वह अपने शिक्षण को विद्यार्थियों को समझाने योग्य बना पाएगा और उनके व्यवहार में स्थायी रूप से बदलाव कर पाएगा। ठीक है? तो इन्हीं जो तरीके हैं, इन्हीं को बोला गया शिक्षण के सिद्धांत। इन्हीं बातों को, इन्हीं तर्कपूर्ण वाक्यों को शिक्षण के सिद्धांत कहा गया। ठीक है? ट्रेवर्स शिक्षण के सिद्धांतों को समझाते हुए कहते हैं कि शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? कई तर्क वाक्यों के एक ऐसे समूह होते हैं जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है? अर्थात शिक्षण के सिद्धांत ऐसे तर्कपूर्ण वाक्यों का समूह है जिसमें एक ओर तो शिक्षा के परिणाम हैं, परंतु दूसरी ओर विद्यार्थियों की विशेषताएं हैं, और इन्हीं शिक्षण के परिणामों और विद्यार्थियों की विशेषताओं के बीच पारस्परिक संबंधों को जब स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, कैसे ये दोनों के बीच, ये विद्यार्थी की विशेषताएं और हमारे शिक्षा के परिणाम दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, कैसे जुड़ेंगे, है ना? कैसे इनमें पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाएगा, तो उन्हीं तर्कपूर्ण वाक्यों द्वारा स्थापित किया जाएगा, है ना? और उन्हीं तर्कपूर्ण वाक्यों को हम क्या बोलेंगे?
शिक्षण के सिद्धांत बोलेंगे। समझ में बात आ गई? ठीक है ना। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए हम कुछ मनोवैज्ञानिक आधारों का, कुछ तर्कपूर्ण वाक्यों का अनुगमन करते हैं और इन्हीं आधारभूत मान्यताओं को शिक्षण के सिद्धांत हम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो शिक्षण के सिद्धांत है ना, यूं ही बातें नहीं है। अभी तक परिभाषाओं से और जो भी अर्थ समझा, इससे हमें यही पता चलता है कि ये जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, ये सिर्फ कुछ बातें ही नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किए गए नियमों पर आधारित बातें हैं, है ना। और ये जो बातें हैं, इसे शिक्षक अपने शिक्षण में इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये जो सिद्धांत हैं, ये टीचिंग के लिए हैं, और टीचिंग के दौरान जब टीचर किसी विषय को पढ़ाता है तो इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए वो अपने विषय को पढ़ाता है। ठीक है। अर्थात ये छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षकों के लिए है। आप डीएलएड या बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आपने यहाँ पर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, तो उसमें आप यही चीज़ें सीख रहे हैं। पढ़ाने के तरीकों को, सिद्धांतों, नियमों, विधियों और प्रविधियों को यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है ना। बात समझ आ रहा है? तो ये शिक्षण के सिद्धांत भी टीचर के लिए ही हैं। समझ में बात आ गया? चलिए, तो ये हुई, हमने समझा शिक्षण के सिद्धांतों का अर्थ और कुछ परिभाषाओं का अवलोकन यहाँ पर किया। अब बात करेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है शिक्षण के सिद्धांतों के प्रयोग की। तो हमें ये भी जानना होगा। अभी तक जो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास हमने किया, उसमें हमने ये जाना कि शिक्षण के सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षक के व्यवहार को निर्देशित करती हैं, यानी पढ़ाने के तरीकों को निर्देशित करती हैं। कैसे पढ़ाया जाएगा, है ना, किन विचारों का, किन उद्देश्यों का, किस सोच के आधार पर पढ़ाया जाएगा, कैसे एक ही कक्षा में इतने सारे विद्यार्थियों को एक ही विषय को, एक ही टॉपिक को एक साथ पढ़ाना है, कैसे किया जाएगा, है ना, ये हमें बताते हैं। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, शिक्षक के व्यवहार को निर्देशित करते हैं ये सिद्धांत। ये हमें बताते हैं कि कक्षा में कैसे पढ़ाना है। ठीक है। तो जब हम शिक्षण के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, तो हम न केवल इन बातों को मान रहे हैं, इन बातों का, ये तर्कपूर्ण बातों का पालन कर रहे हैं, बल्कि हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी पालन कर रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विद्यार्थियों के मनोविज्ञान से संबंधित है, विद्यार्थियों के अंतर्निहित मानसिक और शारीरिक गुणों से संबंधित हैं। ठीक है, समझ में बात आ गया ना। तो ये सिर्फ बातें ही नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध की गई बातें हैं, जिनका उपयोग शिक्षक अपने कक्षा में करता है। इससे विद्यार्थी आसानी से, सहजता से सीख सकते हैं। किसी ज्ञान, तथ्य, विचार या कौशल को आत्मसात करने में उनको सहायता मिलती है ना। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान उनके नवीन ज्ञान से जुड़ता है, जिससे वह ज्ञान को समझने में, सीखने में सहज हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसका उपयोग अपने निजी जीवन में भी जो है वो करते हैं। और यही नहीं, उन्हें पढ़ने में भी रुचि और प्रेरणा जागृत होती है, जिससे वह स्वतः ही किसी काम को सीखने, यानी किसी ज्ञान को स्वतः ही सीखने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, है ना। साथ ही साथ उन्हें शिक्षण के सिद्धांतों के उपयोग से सीखने में जो है उत्साह, मनोरंजन का आभास होता है, उनके अंदर सक्रियता की भावना आती है, वो एक्टिव रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब जो है आवश्यकताएं हैं, जिनके कारण हमें इन शिक्षण के सिद्धांतों का जो है उपयोग करना चाहिए अपने शिक्षण में। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को इन सिद्धांतों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब वह शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान एक शिक्षक को होता है, निश्चित ही उसका शिक्षण अत्यधिक प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली शिक्षण से तात्पर्य एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को विद्यार्थियों के अंतर्मन में, उनके व्यक्तित्व में आत्मसात कर लेने की जो प्रक्रिया है। यदि कोई विद्यार्थी किसी ज्ञान को आत्मसात कर लेता है अपने में, तो यही एक प्रभावशाली शिक्षण कहलाएगा। ठीक है, समझ में बात आया। चलिए, तो अब ये रहा प्रभावशाली शिक्षण के सिद्धांतों की आवश्यकता। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे शिक्षण के सिद्धांतों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शिक्षण के सिद्धांतों के प्रकार की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पर शिक्षण के सिद्धांतों के कई प्रकार हैं। हमारे डीएलएड के सिलेबस में कुल जो है 12 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हालांकि अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण के सिद्धांतों को कई तरीके से वर्गीकृत भी किया है। जैसे कुछ शिक्षा शास्त्री इन सभी जितने भी यहाँ पर सिद्धांत लिखे हुए हैं शिक्षण के, उनको दो भागों में बांट देते हैं। एक शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और दूसरा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, है ना, और दूसरा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। समझ में आ रहा है? तो शिक्षण के सिद्धांतों में करके सीखने का, सामान्य सिद्धांतों में करके सीखना, अभिप्रेरणा, निश्चित उद्देश्य, है ना, चयन, आवृत्ति, निर्माण, मनोरंजन, विभाजन, ये सब जो है सामान्य सिद्धांतों में आते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में जैसे वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, अभिवृत्ति का सिद्धांत, है ना, इसके साथ साथ मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, और इसके अलावा जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये सब जो है ये आता है आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में। लेकिन हम इन जो यहाँ पर सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, इसको किसी एक वर्ग में रखकर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम जो है इनको एक साथ सामूहिक रूप से इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ शिक्षा शास्त्री हैं जो इन सिद्धांतों को और अलग तरीके से वर्गीकरण करते हैं। जैसे न्यूसम एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने शिक्षण के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा। इस एक को कहा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और दूसरे को कहा दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, जैसे एक रियॉन हैं, रियॉन नाम के एक शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने दो वर्गों में फिर से बांटा। उन्होंने एक वर्ग बनाया एक्सियोमेटिक शिक्षण के सिद्धांत और दूसरा बताया एम्पिरिकल शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो इस शिक्षण के सिद्धांतों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर सामूहिक रूप से शिक्षण के सिद्धांतों को समझेंगे, है ना। परीक्षाओं में हमें इसी तरीके से देखने को मिलता है, ठीक। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको शिक्षण के सिद्धांतों का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, और अब हम आगे बढ़ेंगे, शिक्षण के प्रकारों को एक एक करके यहाँ पर समझेंगे विस्तार से, ठीक है। तो शिक्षण के सिद्धांतों को एक एक करके क्या करेंगे, हम समझेंगे, और वो भी कैसे समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है करके सीखने का सिद्धांत। तो एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इसको हम समझेंगे कैसे। तो किसी भी शिक्षण के सिद्धांत को हम तीन भागों में बांटकर समझेंगे। एक कि वो शिक्षण का सिद्धांत क्या है, दूसरी बात समझेंगे ये इस शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाए, और तीसरी बात हम ये समझेंगे कि इस शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग किया जाए तो कैसे किया जाए। तो हर एक शिक्षण के सिद्धांत के तीन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। क्या है शिक्षण का सिद्धांत, ये शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाए, और तीसरी बात शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाए, उपाय क्या है इसका, कैसे हम कक्षा में इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक मुझे लग रहा है बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो अगर आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत सीखेंगे हम करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत यानी अंग्रेजी में इसको कहें तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, है ना। करके सीखने का सिद्धांत, इसको हम क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, एक्टिव रहना। कैसे एक्टिव रहेंगे, सवाल ये उठता है ना। कैसे आप विद्यार्थी को एक्टिव रखेंगे? एक्टिव रहने से मतलब क्या? एक्टिव रहने से मतलब ये है कि विद्यार्थी का शरीर कुछ न कुछ करता रहे। जब भी वह कुछ सीखे, विद्यार्थी जब भी कुछ सीखे तो वह कुछ न कुछ करता रहे, निष्क्रिय होकर बैठा न रहे, कुछ करता रहे, है ना। सीखने के दौरान वो जो कुछ भी करेगा इससे वह क्या रहेगा, सक्रिय और क्रियाशील रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि वो सीखने के दौरान कैसे कुछ क्रिया कर सकता है। तो देखिए, कोई व्यक्ति दो तरीके से सक्रिय रहता है ना। कैसे? पहला क्रियाशील, दो तरीके से क्रियाशील हो सकता है, एक शारीरिक रूप से और दूसरा कैसे, मानसिक रूप से, ठीक है। शारीरिक रूप से क्रियाशील हो सकता है और मानसिक रूप से क्रियाशील हो सकता है, या यूँ कहें कि दोनों ही रूप से क्रियाशील हो सकता है, शारीरिक और मानसिक। क्योंकि व्यक्ति का जब शरीर कुछ कार्य करता है तो निश्चित ही उस पर मस्तिष्क का नियंत्रण तो होता ही होता है ना। तो
क्रियाशीलता दो तरीके से हो सकती है, शारीरिक और मानसिक तरीके से, ठीक है। तो यह जो सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत, यह भी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है, आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उसमें उन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा कि अपने सिद्धांत के आधार पर 3 मूल नियम दिए उन्होंने, 3 मूल नियम उन्होंने दिए। इन 3 मूल नियमों में जो सबसे पहला नियम है वह है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। तो जो अभ्यास का नियम है अर्थात इसका मतलब क्या है, बार बार करना, किसी काम को जो है बार बार करना, ठीक है, सक्रिय रहना, एक्टिव रहना। तो जब आप किसी काम को बार बार करते रहते हैं किसी काम को, तो आप सक्रिय रहते हैं, और जब सक्रिय रहते हैं तो अपने व्यवहार द्वारा किसी काम को करने के कारण जो सक्रियता होती है उससे आपका जो अधिगम होता है वह अधिक स्थायी हो जाता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का से सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि विद्यार्थियों को जब भी किसी विषय का शिक्षण किया जाए या किसी टॉपिक का शिक्षण किया जाए, तो उस टॉपिक के शिक्षण में विद्यार्थियों का क्रियाशील रहना, सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ करते रहना चाहिए उन्हें, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ा रहा है, वो अलग अलग विधियों का बोलकर, लिखकर, किसी चीज़ को दिखाकर पढ़ा रहा है, वो सक्रिय है। लेकिन विद्यार्थी मूक दृष्टा बनकर नहीं बैठने चाहिए। उन्हें सामने अगर वो बैठे हैं तो बैठकर उस शिक्षण के लिए कुछ न कुछ उन्हें भी सक्रियता उनमें रहनी चाहिए, कुछ न कुछ वो भी करते रहने चाहिए। कैसे होगा? अब इससे हम क्या है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये तो समझ में आ गया क्यों करें। हमने समझा कि जब व्यक्ति की इंद्रियां, एक से अधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो वह अधिक इंद्रियों के सक्रिय होने के कारण उसका अधिगम और अधिक स्थायी होता है। समझ में बात आ गया ना, अधिक स्थायी होता है। इसे हम बहु इंद्रिय अनुदेशन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, बहु इंद्रिय मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बहु इंद्रिय अनुदेशन क्या है? अनुदेशन माने एक तरीके से आप कह सकते हैं सिखाना, ठीक है ना। बहु इंद्रिय यानी कि शिक्षण, कुछ सीखने के दौरान, कुछ सीखने और सिखाने के दौरान अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का उपयोग। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग एक साथ अगर करके सीखा जाए तो हमारा अधिगम जो है अधिक स्थायी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहु इंद्रिय अनुदेशन जो है यह क्रियाशीलता के सिद्धांत को पुष्ट करता है कि नहीं। हम सीखने के दौरान कुछ भी कक्षा में बैठ के सीख रहे हैं, बाहर कहीं कुछ सीख रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा इंद्रियां हमारी एक साथ काम करेंगी वह कार्य हम उतना ही जल्दी सीख जाएंगे, वो ज्ञान हम उतना ही जल्दी क्या करेंगे, सीख जाएं, ठीक है। तो इसीलिए फ्रोबेल इसके संबंध में कहते हैं कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। जब भी हम क्रिया द्वारा सीखते हैं तो वह सीखना जो है वो अधिक स्थायी होता है, अधिक लंबे समय तक रहता है। समझ में आ गया ना। उदाहरण अगर लें, यदि कोई व्यवहारिक उदाहरण लें अगर, तो आपसे कहें कि कोई व्यक्ति अगर साइकिल चलाना पहली बार सीख रहा है तो हम उसको कक्षा में सामने बैठाकर सिर्फ ये बता दें कि साइकिल ऐसी होती है, 2 पहिए होते हैं, हैंडल होता है और उसको पकड़ के पैडल मारते हुए आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। हमने सैद्धांतिक रूप से चलो बता दिया। क्या वो साइकिल चलाना सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे साइकिल चलाना सीखने के लिए न केवल सैद्धांतिक ज्ञान चाहिए, बल्कि उसको अपने शरीर की क्रियाओं द्वारा, अपने शरीर की गतियों द्वारा खुद करके सीखना होगा, कुछ करना होगा। जब वो करेगा तभी वह व्यवहारिक ज्ञान हासिल करेगा, यानी साइकिल चलाना व्यवहारिक रूप से सीख पाएगा। यही चीज़ शिक्षण में भी होता है, यही चीज़ शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में भी होती है। हम सैद्धांतिक ज्ञान को किताबों में लिखी हुई विषय वस्तु को सिर्फ विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, सिर्फ एक पक्ष है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान है। वह सैद्धांतिक ज्ञान हमारे जीवन से जुड़ा होता है
तो हमें अपने जीवन में करके भी सीखना चाहिए। इससे हम उस ज्ञान के और भी गहराइयों में जा पाते हैं और उसको स्थायी रूप से अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। अब सवाल उठता है कि कैसे हम जो है इस काम को अंजाम दे पाएंगे, यानी विद्यार्थियों को सक्रिय रख के कैसे पढ़ा पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए कई सारी शिक्षण विधियाँ शिक्षा शास्त्रियों ने जो है अपनाई हैं, जिसमें से मॉन्टेसरी प्रणाली है ना, मॉन्टेसरी शिक्षा की प्रणाली, साथ ही साथ किंडरगार्टन प्रणाली, इसके अलावा आप कहें प्रोजेक्ट प्रणाली है ना, यानी प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड, इसके अलावा खेल विधि है ना, आप कहें खेल विधि है ना। ये सब जो विधियां हैं, ये सब विद्यार्थियों को सक्रिय रखकर पढ़ाने के लिए विवश करती हैं। इन सब विधियों में विद्यार्थी कुछ करते हैं और कुछ करते करते बहुत कुछ जो है वो सीख जाते हैं। समझ में बात आ रही है ना। तो ये सब जो है गतिविधि आधारित अथवा क्रिया आधारित जो है शिक्षण विधियां होती हैं। बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं इससे। क्या फ़ायदे होते हैं? जब हम कुछ करके सीखते हैं तो हमें सूक्ष्म बिंदुओं की भी जानकारी हो जाती है, व्यवहारिक पक्षों की भी जानकारी हो जाती है, और साथ ही साथ हमें उस काम को करने में आत्मविश्वास भी जो है वो जागृत हो जाता है। अच्छा, आत्मविश्वास भी जागृत हो गया, और यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमारे कौशलों में भी तो विकास हो रहा है, हम स्किल्ड हो रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिमार्जन हो रहा है, यानी हमारा व्यवहार बेहतर से बेहतरीन युग की ओर जा रहा है। समझ में बात आ गई ना। तो ये चीज़ें हैं। तो हम इन शिक्षण की प्रणालियों को इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थी को सक्रिय रख सकते हैं। समझ में आया है ना। भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय है ना, इन सभी विषयों में हम विद्यार्थियों को सक्रिय रख के पढ़ा सकते हैं। जैसे भाषा ही पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आप विद्यार्थियों को किसी कविता का पाठ करा रहे हैं, कविता पढ़िए, फिर विद्यार्थियों से पढ़ाइए, विद्यार्थी उसको दोहराएंगे। समझ में आ रहा है। उसमें आने वाले कठिन शब्दों का उच्चारण करना सिखवाइए उनसे, है कि नहीं। उनको लिखना सिखाइए, अपने वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहिए, तो वो कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, है ना। घर से ऐसे ही वाक्यों के समानार्थी वगैरह खोज लाने के लिए बोलिए, तो वो करेंगे। तो जब करेंगे तो और भी गहराइयों में जो है वो जाएंगे। ठीक है, आशा है आपको करके सीखने का सिद्धांत जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में बात आ गया ना। तो विद्यार्थियों को हमेशा किसी न किसी गतिविधि में लगाए रखना है, आप बस इतना समझिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और अगले सिद्धांत पर पहुंचेंगे, जिसका नाम है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको मैं रब करके मिटा दे रहा हूं और आगे अब बढ़ेंगे हम प्रेरणा के सिद्धांत पर। ठीक है, तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? ये है प्रेरणा। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रेरणा है क्या। तो प्रेरणा को देखिए, हम अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेरणा, अभिप्रेरणा, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिव का हिंदी अर्थ है मोटिव, यानी आगे, मोटर से बना है मोटिव, आगे बढ़ाने वाला, आगे ले जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ अभिप्रेरणा से क्या मतलब हुआ? अभिप्रेरणा वह कारक है, हमारे मन का वो कारक, जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करने की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी काम को करने के लिए क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, प्रवृत्त होते हैं, और न केवल उसको काम करने के लिए आगे बढ़कर उत्सुक होते हैं, बल्कि उस कार्य को प्रारंभ करके और उस कार्य को करते रहने के लिए, निरंतर सतत रूप से करते रहने के लिए योग्य रहते हैं। यानी कि किसी काम को न केवल प्रारंभ करना, बल्कि उसको लगातार निरंतर करते रहने के लिए प्रेरित होते रहना, जब तक कि वो कार्य पूरी तरीके से समाप्त न हो जाए, यानी उस काम को हम पूर्ण न कर लें। ठीक है, तो अभिप्रेरणा वह कारक है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है और लगातार जो है उस काम को खत्म होने तक करता रहता है। समझ में आ गया ना। इसीलिए वैलेंटाइन नामक एक शिक्षा शास्त्री ने अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा, है ना। क्या कहा? अधिगम का
राजमार्ग, ठीक है। अधिगम का राजमार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। जिस तरह से एक राजमार्ग पर हम चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, हमारा ये लक्ष्य है ना, यहाँ पर डेस्टिनेशन, हमें वहाँ पर पहुँचना है, इस पर हम आगे बढ़ते हुए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं, अपने जहाँ पर हमें जाना होता है उसी तरह। और बीच में ये रोड, ये हाईवे हमारी उसमें सहायता करता है, इस हाईवे पर चलते हुए। उसी तरह से ये जो हाईवे है ये क्या है? अभिप्रेरणा है। अधिगम के लक्ष्य तक अगर हमें पहुंचना है, अधिगम के अंतिम लक्ष्य तक अगर हमें पहुंचना है, तो हमें अभिप्रेरणा के इस राजमार्ग पर चलना होगा। जो अभिप्रेरणा हमें इस राजमार्ग पर चलने के लिए प्रारंभिक बिंदु देता है और साथ ही साथ हमें उस अधिगम के अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचाता है। तो इसीलिए कहा गया कि अभिप्रेरणा वह कारक है जो आपको किसी कार्य को शुरू करने के लिए और उस कार्य को लगातार सतत रूप से करते रहने के लिए बाध्य करती है, आपको लगातार प्रेरित करती रहती है, उत्साहित करती रहती है। समझ में आ गया? तो ये हुआ अभिप्रेरणा। ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को अलग अलग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा सिद्ध किया है, जिसमें से एक सिद्धांत की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे जिसको कहते हैं आवश्यकता मांग का सिद्धांत, जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया। किसने दिया? अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने, है ना। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत इनको बोला जाता है। समझ आया ना? अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति की कुछ मूलभूत आधारभूत मांगे होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनके बिना उस व्यक्ति का काम ही नहीं चल सकता है, उस व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता जब तक वो उन आधारभूत मांगों को, डिमांड्स को पूरी नहीं करेगा। जिसमें उन्होंने कुछ मांगों की चर्चा की, जिसमें से सबसे पहली जो मांग है उन्होंने कहा जैविक मांग, बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। दूसरा सुरक्षा की मांग, तीसरा समाज की मांग, है ना, चौथा जो है प्रतिष्ठा की मांग, और जो सबसे उच्च जो उन्होंने मांग की वह है आत्मसिद्धि की मांग। समझ में बात आ रही है? तो उसमें जैविक मांग जो सबसे निम्न स्तरीय मांग है, लेकिन सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे हमारी भूख का लगना, हमारी प्यास का लगना, है कि नहीं, हमें औषधियों की आवश्यकता, बीमारी से ठीक होने की आवश्यकता, है कि नहीं, यौन इच्छाओं की पूर्ति की आवश्यकता, ये जो है जैविक मांगें होती हैं, है ना। और इन जैविक मांगों को पूरा करने के लिए व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, लगा रहता है। तो ये मांगें जो हैं उस व्यक्ति के अंदर एक अभिप्रेरणा का संचार करती हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहता है, यानी कि उस काम को करने के लिए उसे जागृत कर रही है, सजग कर रही है, यानी उसे अभिप्रेरित कर रही है ये मांगे, है ना। तो अभिप्रेरणा की मांग सिद्धांत जो है हमें बताता है कि इन बायोलॉजिकल नीड्स यानी जैविक मांगों के अलावा सुरक्षा की मांगों को, उसके अलावा समाज में और समाज की प्रतिष्ठा की मांगों को, और उसके अलावा आत्मसिद्धि की मांगों को पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ व्यवहार करता है, और व्यवहार उसके अंदर जागी हुई अभिप्रेरणा से ही संभव हो पाता है। समझ में आ गया ना? तो अब्राहम मैस्लो के अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत यही कहता है। समझ में बात आ गया? तो उसी तरीके से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भी हमें विद्यार्थियों को कुछ न कुछ सिखाना है, कोई विषय का ज्ञान, उनके अंदर भावनात्मक विकास, उनके कौशलों में विकास करना है। तो यानी उन्हें हमें कुछ सिखाना है, और न केवल सिखाना शुरू करना है बल्कि तब तक सिखाते रहना है जब तक कि उनके व्यवहार में पूरी तरीके से बदलाव ना हो जाए। इसका मतलब हमें इस अभिप्रेरणा रूपी राजमार्ग पर उन्हें चलाना होगा, हमें उन्हें लगातार अभिप्रेरित करना होगा, जिससे कि न केवल वो सीखना शुरू करें बल्कि उसे तब तक सीखते रहें जब तक कि वो पूरी तरीके से व्यवहार में उनके बदलाव न हो जाए। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, उन्हें, विद्यार्थियों को क्या करना होगा, अभिप्रेरित करते रहना होगा लगातार, ठीक है। तो अब ये अभिप्रेरणा जो है दो तरीके से दी जा सकती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक हम संक्षिप्त रूप में इसकी चर्चा करेंगे। एक जो है जिसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य
अभिप्रेरणा। समझ में आ गया। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जब व्यक्ति स्वयं आंतरिक रूप से किसी काम को करने के लिए प्रवृत्त होने लगता है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और जब व्यक्ति या छात्र बाहरी वातावरण में घट रही घटनाओं या किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखकर अभिप्रेरित होता है किसी काम को करने के लिए, तो उसे बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। समझ में बात आ रही है? ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है। अब इन दोनों प्रकार के अभिप्रेरणाओं को जागृत कैसे किया जाएगा, कैसे विद्यार्थी के अंदर जो है इन कक्षा के अंदर अभिप्रेरणा कैसे जागृत किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसके दो तरीके हैं। दो तरीकों द्वारा हम अभिप्रेरणा को विद्यार्थी के अंदर जागृत कर सकते हैं। एक शाब्दिक रूप से, कैसे? शाब्दिक रूप से, और दूसरा अशाब्दिक रूप से। समझ बात आ रही है? शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से। जैसे शाब्दिक रूप से हम कैसे अभिप्रेरणा जागृत कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों को जो है हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विद्यार्थियों की प्रशंसा, है ना, प्रशंसा कर सकते हैं, उनकी बड़ाई कर सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं वाह, शाबाश, वेरी गुड, है कि नहीं। उनमें पुनर्बलन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? पुनर्बलन दे सकते हैं, रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, जिससे वो सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी प्रकार का जो पुनर्बलन दिया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी जो है प्रेरित हो सकते हैं। ठीक है। और अशाब्दिक पुनर्बलन कैसे दिया जाएगा? तो अशाब्दिक पुनर्बलन देने के लिए विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जा सकता है ना, कोई दंड दिया जा सकता है, जिससे कि अवांछित अनुक्रिया घट जाए। समझ में बात आ रही है ना? तो अशाब्दिक पुनर्बलन इस तरीके से दिया जा सकता है। कोई ऐसी घटना उन्हें समझाई, कोई कहानी सुनाई जा सकती है ना, कोई ऐसी घटना वो देख लें जो उनके आसपास घट रही हो, है ना, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो अनुचित है, सही नहीं है, या जो हम काम कर रहे हैं वही उचित है। तो किसी घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन यदि वो करा दिया जाए उनको, तो वो भी एक अशाब्दिक उदाहरण, अशाब्दिक अभिप्रेरणा का काम ही करेगा। ठीक है। तो कुछ शब्दों को बोल के जब अभिप्रेरणा दिया जाए तो शाब्दिक अभिप्रेरणा, और किसी बिना शब्दों के किसी चीज़ को वो जब स्वयं देखकर अवलोकन करके या प्राप्त करके अभिप्रेरित हो जाएं, तो वो जो है अशाब्दिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम विद्यार्थियों के अंदर अभिप्रेरणा जागृत कर सकते हैं, जिससे कि वो अधिगम के मार्ग पर आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहें। ठीक है। इसीलिए केली महोदय के विचार में वो कहते हैं कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी स्वरूप में अवश्य होनी चाहिए। ठीक है ना। शिक्षण के दौरान अभिप्रेरित बालक स्वतः ही उस विषय को सीखने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ेंगे और अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बाद की चीज़ों को हम सीखेंगे, और वो है रुचि का सिद्धांत। ठीक है ना। तो इसको मिटा दिया जाए और पढ़ेंगे हम अब रुचि, इंटरेस्ट। तो ये है हमारी रुचि। रुचि क्या है? इंटरेस्ट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो इसको जो है अंग्रेजी में इस सिद्धांत को बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, रुचि। रुचि क्या है? देखिए, हम किसी काम को करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं वही हमारी रुचि है। ऐसे तो वो उस किसी काम को करने के लिए जिस कारण द्वारा हम आगे बढ़ते हैं वही कारण जो है वो रुचि कहलाता है। यानी हमारे अंदर कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमें किसी काम को शुरू करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम कहते हैं रुचि। समझ में आ गया। तो रुचि क्या है? रुचि वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी काम को शुरू करने की इच्छा हमारे अंदर जाग जाती है ना। यही रुचि कहलाएगा। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि हमें ये काम बहुत अच्छा लगता है, हमें ये काम करने का बहुत मन करता है, हमें घूमना फिरना अच्छा लगता है ना, हमें जो है खेलना अच्छा लगता है, हमें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, हमें बैडमिंटन खेलना। क्यों कहते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपके अंदर का एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो आपके अंदर उस काम को करने के लिए आपको उत्साहित कर रहा है, लगातार प्रेरित कर रहा है। आपको ये कह रहा है कि आप वो काम करिए, काम को शुरू करिए। ठीक है, यही तो कहलाती है इंटरेस्ट, यही तो कहलाती है रुचि। ठीक, अर्थात रुचि वह आपके अंतर मन का, आपके मन का वह कारक, आपके व्यक्तित्व का भी कह सकते हैं, आपके मन का वो कारक
जो आपको किसी कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, अग्रसारित करता है, ठीक है, उसे कहेंगे हम प्रेरणा, रुचि, इंटरेस्ट। समझ में बात आ गई ना आपको? तो रुचि का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब रुचि को हम जो है शिक्षण से जोड़ते हुए समझेंगे। देखिए, शिक्षण का काम क्या है? किसी विषय वस्तु का ज्ञान देना, भावनात्मक बदलाव करना या किसी कौशल को सिखाना। अर्थात शिक्षण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, कुछ छात्र को कुछ सिखाना। जाहिर सी बात है, वो क्यों सीखेगा? क्यों? बोलिए, क्यों सीखेगा? है ना? तो उसके अंतर्मन में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे वो सीखना शुरू कर दे। समझ बात आ रही है ना? जो भी आप सिखाना चाहते हैं उसको वह विद्यार्थी सीखना शुरू कर दे, ठीक है? तो इसीलिए हमें रुचि के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रुचि के सिद्धांत के पालन द्वारा विद्यार्थी आपके विषय में रुचि लेना शुरू कर देगा। वह आपके विषय को सीखना, समझना, पढ़ना शुरू कर देगा, प्रारंभ कर देगा। समझ में बात आ रही है? ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं रुचि के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। जैसे ही विद्यार्थी आपके विषय में रुचि लेना शुरू करेगा, उसके अंदर जो उबन की भावना है, बोर होने की जो भावना है, वह समाप्त हो जाएगी और पूरे मनोयोग से, पूरे मन से आपके विषय को, आपके टॉपिक को जो अभी आप पढ़ा रहे हैं उसको सीखना, समझना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है ना? तो शिक्षण में यदि रुचि का सिद्धांत का पालन किया जाता है तो विद्यार्थी जो है पूरे मनोयोग से तन्मय होकर, है ना, पूरे तन मन से एकदम जो है लग के सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसलिए रुचि का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो बात हो गई क्यों। अब बात करेंगे कैसे रुचि के सिद्धांत को हम जो है यहाँ पर अपनी कक्षा में लागू कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों में रुचि जगानी है तो जाहिर सी बात है उनके मनोवृत्ति के अनुसार आपको शिक्षण करना होगा। विद्यार्थी जिस भी स्तर में है, जिस भी कक्षा में पढ़ता है, उस स्तर की विद्यार्थियों की मनोवृत्ति क्या होती है, उस मनोवृत्ति के आधार पर यदि आप शिक्षण करते हैं तो निश्चित ही उनकी रुचि जागृत होगी। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें विद्यार्थियों को खेल कूद की भावनाएं उनके अंदर अधिक होती हैं। खेल की आयु वो होती है, वो खेलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं और साथ ही साथ वो वस्तुओं से खेलने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? तो जब भी आप शिक्षण करने जाएं तो आप विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपयोग से पढ़ाएं, है ना? चार्ट, मॉडल, है ना, चार्ट से, मॉडल से, भूगोल विषय पढ़ा है तो ग्लोब से, नक्शे से, साथ ही साथ यदि कोई ऐसी विषय पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान से संबंधित विषय पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ प्रयोगात्मक कार्यों से उनको पढ़ाना चाहिए, कुछ उनके जीवन से जोड़ते हुए चीज़ों को और कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, है ना, ऐसा उनको पढ़ाइए जिससे जैसे उन्हें लगे कि ये तो मेरे सहज जीवन से संबंधित है, बिल्कुल, है ना, इसको तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर विद्यार्थी को खेलना अच्छा लग रहा है, खेलने में उसकी रुचि है, तो आप उसी विषय को खेल के द्वारा, खेल में पढ़ाइए, है ना। किसी व्यक्ति को गीत कहानी अच्छी लगती है तो आप उसे गीत कहानी के द्वारा पढ़ाइए उसी चीज़ को, है कि नहीं। अगर वस्तुओं से खेलना उसे अच्छा लग रहा है तो आप मॉडल के द्वारा, चित्रों के द्वारा आप उसे पढ़ाइए, कार्ड्स के द्वारा पढ़ाइए। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? ठीक, तो ये चीज़ है, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम रुचि के सिद्धांत का पालन करते हुए विद्यार्थियों के ध्यान को क्रियात्मक स्वरूप में बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? विलियम मैकडूगल रुचि के बारे में कहते हैं कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है ना। विलियम मैकडूगल ने रुचि के संबंध में परिभाषा दी कि रुचि क्या है? रुचि एक प्रच्छन्न ध्यान है जो कि ध्यान का क्रियात्मक स्वरूप है। यानी जो ध्यान हम मानसिक रूप में सोचते हैं उस ध्यान को जब हम व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप में बदलेंगे तो वही से कहेंगे, उसी को हम रुचि कहेंगे। समझ में बात आ गया ना? तो इसीलिए विद्यार्थियों को का ध्यान यदि आकर्षित करना है, उन्हें किसी विषय को पूरे तन्मयता के साथ पढ़ाने में संलग्न करना है तो हमें उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना होगा, तभी वो किसी काम को करना शुरू करेंगे और पूरी तन्मयता के साथ, मनोयोग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है रुचि।
इसे रुचि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और चौथे सिद्धांत पर पहुंचेंगे जिसका नाम है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक है, अगले सिद्धांत का क्या नाम है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक है, निश्चित उद्देश्य। हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, वह निरुद्देश्य नहीं होता, बिना उद्देश्य का नहीं होता। हमारे जीवन का हर एक कदम, हर एक कार्य एक उद्देश्य निर्देशित होता है, किसी न किसी उद्देश्य को, किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही होता है। ठीक है, और शिक्षण तो एक व्यापक प्रक्रिया है, हमारे जीवन को निर्देशित करने वाली प्रक्रिया है, संपूर्ण जीवन को एक सही दिशा में, एक उचित मार्ग पर ले जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके भी उद्देश्य होंगे और संपूर्ण जीवन से संबंधित उद्देश्य होंगे। ठीक है ना, तो हम इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी भी कार्य का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है, उसी तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया का भी कोई न कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, है ना। बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के ये उसी तरीके से है जब जैसे कि हम काली अंधेरी रात में चल रहे हैं, आंख बंद करके, वो भी है कि नहीं, या फिर आंख बंद करके तीर चला रहे हैं, अब वो तीर कहाँ लग रहा है कुछ पता ही नहीं है ना। तो निरुद्देश्य कार्य हमारे निश्चित सफलता को निर्धारित नहीं कर पाएगा, हम वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं यदि उसे पाना है तो निश्चित ही हमें पहले उस उद्देश्य को निर्धारित करना होगा और उसी उद्देश्य निर्देशित क्रिया के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो शिक्षण भी कुछ इस तरह की क्रिया है, इसके भी अपने कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। जैसे शिक्षण के उद्देश्यों को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, एक शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और दूसरा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। हालांकि शिक्षण के उद्देश्यों को हमने पिछले एक वीडियो में भी पढ़ा था, जिसमें बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया था। बेंजामिन ब्लूम ने 3 तरीके से वर्गीकरण किया है, जिसमें से एक उद्देश्य जिसको हम ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं, दूसरे उद्देश्य जिसको हम भावात्मक उद्देश्य कहते हैं, और जो तीसरा उद्देश्य है वह है मनोक्रियात्मक उद्देश्य, है ना। बेंजामिन ब्लूम ने ये 3 वर्गीकरण किया शैक्षिक उद्देश्यों का। ठीक है, उसमें हमने समझा था कि ज्ञानात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिनमें जो है विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि करने की बात की जाती है। भावात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिनमें विद्यार्थियों के चरित्र, नैतिकता, आचरण, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, रुचि इत्यादि में विकास करने की बात की जाती है। और मनोक्रियात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिनमें विद्यार्थी के किसी न किसी कौशल में वृद्धि करने की बात की जाती है। ठीक है ना, तो इन्हीं तीनों उद्देश्यों को अन्य 2 वर्गों में भी बांटा जाता है। इन्हीं तीनों उद्देश्यों को हम शिक्षण के दौरान 2 वर्गों में बांट देते हैं, जिसमें एक सामान्य उद्देश्य हो जाता है और एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें जो है सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जो कि व्यापक स्तर पर होते हैं, यानी कि शिक्षण की लंबी प्रक्रिया द्वारा भविष्य में आगे चलकर उसे हम प्राप्त करेंगे। जैसे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक चिंतन के कौशल का विकास करना, छात्रों में विज्ञान अन्य किसी भी विषय के प्रति रुचि, राष्ट्र के निर्माण की भावना, समाज के प्रति प्रेम की भावना, है ना, सामाजिक उन्नति की भावना, राष्ट्र के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष को समझना, ये सब क्या है, ये सब एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज़ें नहीं है। लंबे समय तक जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो भविष्य में आगे चलकर प्राप्त करेंगे, तो वो सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ऐसे उद्देश्य जो किसी एक दिन में एक टॉपिक के शिक्षण के बाद जो है प्राप्त करा लिया जाएगा। जैसे आप कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक में आने वाली जो बातें हैं उसको यदि आप एक दिन में सिखा देते हैं तो ऐसे उद्देश्यों को हम विशिष्ट उद्देश्यों में रखेंगे। जैसे किसी कविता में आने वाले कठिन शब्द, किसी परिभाषा को लिख लेना, बोल लेना, उदाहरण द्वारा समझा देना, है ना, उस परिभाषा को अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल कर लेना, ये सब जो है विशिष्ट उद्देश्यों में आ जाता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब क्यों निश्चित उद्देश्य रखें? क्योंकि निश्चित उद्देश्य द्वारा ही हमें अपने सही लक्ष्य का पता होता है ना। हर एक प्रक्रिया का अपना लक्ष्य है, तो शिक्षण का भी अपना एक लक्ष्य है। उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे,
कैसे हम निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें पहले से कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य पहले ही बनाने होंगे, है ना। पहले ही हमें बनाना होगा कि हमें यह चीज़ पढ़ाकर विद्यार्थियों से क्या बदलाव करवा लेना है, क्या काम करवा लेना है, या उनके व्यवहार में क्या क्या बदलाव हो जाने चाहिए। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्लान बनाते हैं, है ना। हम पहले से जो है इनके उद्देश्यों को जो है समय समय पर निर्धारित, हम उद्देश्य को लगातार जो है निर्धारित करते रहते हैं, कि नहीं। ठीक, हर क्षेत्र, हर समाज, हर परिस्थिति का अपना एक लक्ष्य होता है। जैसे विज्ञान पढ़ाने का क्या लक्ष्य हो सकता है, तो विज्ञान पढ़ाने के लिए, विज्ञान पढ़ाने का लक्ष्य क्या होगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, विद्यार्थियों में अपने आसपास हो रही घटनाओं के वैज्ञानिक पक्षों को समझना है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान विषय के शिक्षण का उद्देश्य है। इसी तरह कोई अन्य विषय है, उस अन्य विषय के शिक्षण का भी अपना उद्देश्य है। ठीक, तो हर एक विषय के उद्देश्य को सामान्य और विशिष्ट में बांटा जाता है, दोनों को परिभाषित मैंने कर दिया है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे नियोजन के सिद्धांत को। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत क्या है, नियोजन को अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लानिंग, प्लान करना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा इसके पहले निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, हमने उद्देश्य पहले से निर्धारित किया। अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, बिना कार्य का वो उद्देश्य तो प्राप्त होगा नहीं। तो अब वो कार्य कैसे किया जाएगा, वो कार्य किसी निश्चित उद्देश्य जो हमारा है, जो हमारा गोल है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे और कैसे करेंगे, चरणबद्ध तरीके से, एक विशेष क्रमबद्ध तरीके से जब हम कोई क्रिया करेंगे, है ना, तो उस क्रमबद्ध नियोजन को ही जो है नियोजन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो शिक्षण को, एक शिक्षक को जब भी शिक्षण करना होता है तो वह अपने विषय में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है, और उस निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसे एक एक करके धीरे धीरे शिक्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे उसके शिक्षण में निरंतरता बनी रहती है, क्रमबद्धता बनी रहती है, ठीक है ना। और इस क्रमबद्धता के कारण वह अपने विषय को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी विषय को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि पहले जो आसान चीज़ है उसको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उससे जटिल चीज़ों को पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे जटिल चीज़ों को पढ़ाएंगे, है ना। तो ये क्या है, एक पूरी प्लानिंग है। फिर उसके बाद उसमें हम ये भी निर्धारित करते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी शिक्षण विधि इस्तेमाल करेंगे। फिर ये भी निर्धारित करते हैं कि कौन कौन से शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करेंगे, विद्यार्थियों से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, विद्यार्थी उसका जवाब कैसे देंगे, उनकी जांच के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होगा। ये सब हम पहले से ही मैनेज कर लेते हैं, पहले से ही प्लान कर लेते हैं। ठीक है, और जब एक प्लानिंग के साथ काम किया जाता है तो वही लक्ष्य प्राप्त होता है जिसे हमने पहले निर्धारित किया था। समझ में बात आ गया ना। तो कैसे प्राप्त किया जाता है, नियोजन का सिद्धांत का पालन कैसे किया जाएगा, तो हम किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। जैसे हम पाठ योजना बनाते हैं, है ना, पाठ योजना के बाद इकाई योजना बनाते हैं, इकाई योजनाओं के बाद वार्षिक योजना बनाते हैं, है कि नहीं। वार्षिक योजनाएं बनाते हैं कि उस विषय को एक वर्ष में कैसे पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ये क्यों किया जा रहा है कि नहीं, ये क्यों किया जा रहा है, ये एक प्लान ही तो है। ये क्या है, ये एक प्लान ही तो है। ये जो चीज़ों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब प्लान है, पहले से बनाया गया प्लान है, ये पहले से बनाई गई योजनाएं हैं। और इन्हीं योजनाओं के आधार पर हम शिक्षण का जब काम करते हैं, शिक्षण का कार्य जब हम करते हैं, तो हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य धीरे धीरे समय के साथ प्राप्त होने लगते हैं। समझ में बात आ गया। ठीक है, तो नियोजन का सिद्धांत हमें किसी काम को योजनाबद्ध ढंग से विशेष क्रम में करने की बात कहता है।
इससे कई फ़ायदे भी होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले तो हमारा शिक्षण क्रमबद्ध हो जाएगा, सबसे पहली चीज़। स्टेप बाय स्टेप हम शिक्षण करेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के सीखने में क्रमबद्धता आएगी, और साथ ही उद्देश्य जो है जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना। किसी काम को यदि अस्त व्यस्त तरीके से किया जाए, उसमें लगने वाला समय, और किसी काम को एक मैनेज तरीके से प्लानिंग के साथ किया जाए, उसके द्वारा प्राप्त होने के उद्देश्यों में अंतर आ जाएगा, है ना, लगने वाले समय में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब प्लानिंग के साथ शिक्षण करते हैं तो उद्देश्य जल्दी कम समय में पूरा हो जाता है, समय, श्रम, धन सबकी बचत होती है, अधिगम क्रमबद्ध हो जाता है, विद्यार्थियों को चीज़ें आसानी से समझ में भी आती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा नियोजन का सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अगला वाला सिद्धांत, जिसका नाम है चयन का सिद्धांत। अगले सिद्धांत का क्या नाम है? चयन का सिद्धांत। ठीक है ना। ठीक है, चयन का सिद्धांत क्या है? चयन का सिद्धांत कहता है सेलेक्ट करना। एक शिक्षक को द्वारा किसी विषय के शिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्रियों, विषय वस्तुओं, है ना, इत्यादि के उपयुक्त चयन की प्रक्रिया शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। यानी एक शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि जिस भी विषय का हम शिक्षण कर रहे हैं उस विषय को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, यानी कौन सा विषय में कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाया जाएगा, कौन सा टॉपिक ठीक उसके बाद पढ़ाया जाएगा, या किस टॉपिक को पढ़ाने में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री लगेगी, और कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री अधिक उपयुक्त होगी। समझ में आ रहा है ना। उपयुक्तता का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। सुटेबल, सबसे ज़्यादा सुटेबल शिक्षण अधिगम सामग्री या कोई शिक्षण बिंदु सबसे अधिक सुटेबल कब होगा, इस चीज़ को जानना चयन का सिद्धांत कहलाता है। एक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि किस विषय को पढ़ाना सबसे अधिक उपयुक्त होगा, किस विषय में किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाया जाए, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, या किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए सबसे सूटेबल शिक्षण अधिगम सामग्री कौन होगी। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो है कहलाता है चयन का सिद्धांत। ठीक है, ठीक। तो एक शिक्षक को इस चयन के सिद्धांत का अनुसरण करना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं विज्ञान का, अब आप उसको सिर्फ व्याख्यान विधि द्वारा समझाए जा रहे हैं, व्याख्यान विधि द्वारा। ठीक है, तो आपने चयन किया व्याख्यान, लेकिन हो सकता है कि उस विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक है उसको समझाने में सिर्फ व्याख्यान काफ़ी ना हो, उसके लिए हमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी देना हो, कुछ प्रदर्शन भी करना हो, कुछ वस्तु भी दिखाना पड़े। ठीक है, और आप सिर्फ व्याख्यान से पढ़ा रहे हैं, तो जो आप सिर्फ व्याख्यान विधि को चुना आपने, ये चुनाव आपका सही नहीं है, क्योंकि व्याख्यान से विज्ञान को पढ़ाया ही नहीं जा सकता है। व्याख्यान के साथ साथ हमें कुछ प्रदर्शन भी करना होगा, टीचिंग के साथ कुछ जो है लेक्चर के साथ कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो देना होगा, कुछ दिखाना होगा, तभी शिक्षण की विज्ञान शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ती है। समझ में बात आ गया ना। तो ये चीज़ है, तो जो चुनाव किया गया वो गलत था। तो ऐसे ही ये एक उदाहरण है, ऐसे ही कई चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है ना। तो चयन के सिद्धांत में उपयुक्त विषय वस्तुओं, उपयुक्त क्रम का, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्रियों का चयन करना जो है वो चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे किया जाएगा। तो पहले हमें क्या इसको भी हम यदि हम नियोजित तरीके से शिक्षण करें, पूर्व पहले ही जो आज हमें पढ़ाना है उसका पहले से ही हम क्या कर लें, प्लानिंग कर लें। और प्लानिंग जब हम करेंगे तो उसमें हम ये समझ पाएंगे कि किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी और सबसे उपयुक्त चीज़ें कौन सी होंगी। तो हम उचित नियोजन के द्वारा, है ना, सुटेबल प्लानिंग के द्वारा चयन के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे 7वें सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या कहते हैं?
वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है क्या। तो सबसे पहले समझना होगा कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या है ना। हमें ये समझना होगा कि वैयक्तिक विभिन्नता है क्या। तो ध्यान दीजिए, वैयक्तिक विभिन्नता का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। किसने दिया? सर फ्रांसिस गाल्टन एक महान शिक्षाविद और समाज सुधारक और साथ ही साथ एक महान सांख्यिकीविद भी हैं। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत पूछता है। वैयक्तिक विभिन्नता के जनक कौन हैं? तो सर फ्रांसिस गाल्टन है। इन्होंने बताया कि अपने अनुसंधान के द्वारा इन्होंने बताया कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है। वह किसी भी तरीके से एक दूसरे से समान नहीं हो सकता। उस शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक इत्यादि दृष्टि से हूबहू बिल्कुल एक समान नहीं हो सकता। कुछ न कुछ विभिन्नता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती है। इसीलिए हम एक व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति से नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक व्यक्ति में कुछ विशेषताएं हो, दूसरे व्यक्ति में ना हो, परंतु दूसरे व्यक्ति में कुछ विशेषताएं हो और पहले व्यक्ति में न हो। ठीक है, तो इसीलिए दो व्यक्तियों की पूर्ण रूप से तुलना करना उचित नहीं है। ठीक है, तो वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यदि हम कक्षा में लागू करें तो हम ये देखेंगे कि एक कक्षा में कई विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र समूह से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिसमें वो सामाजिक रूप से भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी विद्यार्थियों में भिन्नता पाई जाती है, शारीरिक रूप से भी कुछ भिन्नताएं पाई जा सकती हैं, है ना। तो ऐसी विभिन्नताओं से भरी कक्षा में हमें एक ही टॉपिक को एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे पढ़ाएगा? टॉपिक एक ही है, शिक्षक एक है और हर विद्यार्थी अलग अलग हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले हैं। ऐसी विभिन्नताओं से भरी विभिन्न क्षमताओं से भरी कक्षा में एक चुनौती का काम है विद्यार्थी को सिखाना। ठीक है, तो एक शिक्षक को इस वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया ना। उसे यह पहले समझ लेना चाहिए कि कौन सा विद्यार्थी किस क्षमता वाला है। ठीक है, उसे हर एक विद्यार्थी की क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए और जब उसे हर एक विद्यार्थी की क्षमताओं का ज्ञान होगा तभी वह उचित विधियों का, तरीकों का चयन कर पाएगा। समझ में बात आ रही है ना। क्यों किया जाए? तो चूँकि शिक्षण में जो है हर व्यक्ति समान है, हर विद्यार्थी को एक समान रूप से हमें शिक्षण देना है, हर विद्यार्थी को सिखाना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उनकी विभिन्नताओं में का ध्यान रखना होगा, है ना। कैसे ध्यान में रखेंगे? तो एक शिक्षक वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो ध्यान है, पहले तो वैयक्तिक विभिन्नता का कॉन्सेप्ट उसे पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसके बाद उसे हर व्यक्ति से सहानुभूति होनी चाहिए कि वह चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आने वाला विद्यार्थी हो, उसके प्रति उसकी सहानुभूति होनी चाहिए, प्रेम की उसके अंदर भावना होनी चाहिए, तभी वह हर विद्यार्थी को उसकी भावनाओं के अनुरूप शिक्षण कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ गया? ठीक है, और साथ ही साथ अनुभवी शिक्षक होना चाहिए, है ना, और अपने अनुभव के द्वारा वह इन विधियों को भी आगे चलकर क्या कर पाएगा? सीख पाएगा। ठीक है, तो जब भी वह शिक्षण का नियोजन करे, है ना, लेसन प्लानिंग करे, तो वह अपनी कक्षा में पाई जाने वाली वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का, शिक्षण सामग्रियों का चयन करे और पढ़ाए। ठीक है, चलिए, तो आशा है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। क्या समझेंगे? लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। ये क्या होता है? लोकतंत्री का मतलब आप समझ रहे हैं ना, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, है ना, लोगों की प्रणाली। समझ में आ रहा है? और कहाँ के लोग? तो हम यहाँ शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो कक्षा के लोग, और कक्षा में कौन कौन है? तो कक्षा में है विद्यार्थी और साथ ही है शिक्षक भी। समझ में बात आ रही है ना। तो कक्षा में कौन कौन है? दो तरह के लोग हैं, विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं। तो शिक्षक अधिक
ज्ञानी है विद्यार्थियों की अपेक्षा, ठीक है। तो कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को पढ़ाता है, ठीक है, कुछ अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान द्वारा उन्हें कुछ कुछ सिखाता रहता है। लेकिन विद्यार्थियों का भी महत्व कम नहीं होना चाहिए। जब हम किसी कक्षा में शिक्षक के महत्व के साथ साथ विद्यार्थियों को भी उतना ही महत्व देते हैं, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक जो है प्रस्तुत करने का अवसर जब उन्हें देते हैं, तो इसे ही कहा जाएगा लोकतंत्रीय व्यवहार। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवहार का जो मूल आधार है वह है समानता और सहभागिता। क्या है? समानता है और क्या है? सहभागिता है। समझ में आ रहा है? यानी कि किसी कक्षा में हर एक विद्यार्थी को एक समान समझा जाए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, चाहे कहीं से भी आ रहा है ना, उसे एक समान समझा जाए। और साथ ही साथ अपने शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक उनकी पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करे, अर्थात अपने शिक्षण में उन सभी को समान अवसर दे, जिससे कि वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने जानकारी को, अपने अनुभवों को साझा कर सके। ऐसी समानता कक्षा में विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए, ठीक है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षण है वह इन्हीं लोकतंत्रीय व्यवहारों के सिद्धांत पर आधारित है। समझ में बात आ गया? ठीक है। तो हमें इस बात को ध्यान में जो है रखना चाहिए कि शिक्षक जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा है उसके दौरान उसे इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें कक्षा के हर एक विद्यार्थी के व्यवहार का परिमार्जन करना है। किसी एक विद्यार्थी को विशेष रूप से हम नहीं पढ़ाने वहाँ पर गए हैं, ठीक है। हर विद्यार्थी को एक समान नज़रों से देखना है और उसकी क्षमताओं के अनुरूप उसका शिक्षण करना है, ठीक है। तो इसे हम जो है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। कैसे लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत का पालन होगा? जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति पे ध्यान नहीं दे सकते, एक ही छात्र पर नहीं। ये प्रतिभाशाली है तो हम उसी की ओर देखकर पढ़ाए चले जा रहे हैं और उसे ही हम पुनर्बलन भी दे रहे हैं, उसी की बड़ाई भी कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, हर चीज़ उसी के लिए कर रहे हैं। और जो बालक थोड़ा मंद अधिगामी है, थोड़ा धीरे सीखता है, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं या कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करना लोकतंत्रीय व्यवहार नहीं है। या फिर विद्यार्थी कुछ प्रश्न पूछ रहा है और आप उसको दबा दे रहे हैं, नहीं चुप रहो, बैठे रहो, तो ये भी तरीका लोकतंत्रीय व्यवहार का नहीं है। लोकतंत्रीय व्यवहार का मतलब मुक्त रूप से विचारों का आदान प्रदान हो, दोनों ओर से। शिक्षक भी विद्यार्थियों से कुछ कहे और विद्यार्थी भी शिक्षक से स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी भय के, समानता के साथ कक्षा शिक्षण में सहभागी बने। तो यही व्यवहार जो है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो अगर बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ेंगे और जीवन से संबंध के सिद्धांत को समझेंगे, ठीक। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है जीवन से संबंध का सिद्धांत। तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जीवन से संबंध का सिद्धांत है ना, जीवन से संबंध का सिद्धांत है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? संबंध स्थापन करना जीवन से। जो भी विषय, ये सिद्धांत ये कहता है कि एक शिक्षक कक्षा में जो भी पढ़ा रहा है वह विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। कैसे संबंधित होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से। जो भी शिक्षण वह कर रहा है वह अपनी कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी जो अपने जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो देख रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं देखे और किए गए व्यवहारों का उपयोग करते हुए किताबों में दी गई, पाठ्यक्रम में दी गई जो विषय वस्तु है उसका शिक्षण करे। उसे हमेशा विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ते हुए, विद्यार्थियों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षण किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? क्यों हम इसको करें? इससे क्या होता है, जब विद्यार्थी के जीवन से संबंध जोड़ते हुए यदि आप विषय वस्तु का शिक्षण करते हैं तो वह ज्ञान उसके लिए नया नहीं लगता, है ना। और साथ ही साथ उसको सीखने में विद्यार्थी जो है सहज हो जाते हैं। उन्हें नयापन नहीं लगता, उन्हें ये नहीं लगता कि अरे जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत कठिन है। उन्हें लगता है कि ये तो हम वही पढ़ रहे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, तो इसलिए वो सीखने में सहज हो जाते हैं,
ठीक है। और जब वो एक बार किसी चीज़ को सीख जाएंगे, किसी ज्ञान को समझ जाएंगे, अवबोध कर लेंगे, अपने व्यवहार में उतार लेंगे, फिर वह जब अपने व्यवहारिक जीवन में, समाज में जाएंगे, तो उस ज्ञान का उपयोग बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हमें किसी भी ज्ञान को, चाहे वो किसी भी स्तर का विद्यार्थी हो, निश्चित ही उसके जीवन से जोड़ते हुए संबंध को जो है, उस ज्ञान को विद्यार्थियों को देना चाहिए। ठीक है। हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, उसमें भी जीवन ज्ञान को, शिक्षण को जीवन से जोड़कर करने की बात पर बल दिया गया है। ठीक है। जब हम विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ते हुए हम पढ़ाएंगे, तो अपने निजी जीवन की समस्याओं को भी वो बड़ी आसानी से जो है सुलझा लेंगे। ठीक है, समझ में बात आ रही है ना। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये किया जाएगा। तो इसके लिए हमें कक्षा के अंदर जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कुछ स्पष्टीकरण देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन के दौरान जो एग्जाम्पल वगैरह दिया जाता है, वो एग्जाम्पल विद्यार्थी के जीवन से ही दे दीजिए, है ना। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कि वो रोज़ करता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जो कभी विद्यार्थी ने देखा ही नहीं है, तो ऐसा एग्जाम्पल उचित नहीं होता है। वो उसको जीवन से जोड़ने पर नहीं कहेगा। ठीक है, जीवन से जोड़ नहीं पाएगा वो उदाहरण। या फिर आप कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा चित्र वगैरह दिखा रहे हैं, कोई चार्ट दिखा रहे हैं या कोई मॉडल दिखा रहे हैं, तो उस मॉडल को ऐसा बनाइए जिसे विद्यार्थी लगे कि ये तो मेरे ही आस पड़ोस में घटित घटनाएं हो रही हैं। ठीक है ना। या फिर विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाइए, अपने आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कराइए, जिससे वो अपने वातावरण, अपने समाज को समझेगा और उस समाज से जुड़ेगा, और अपनी किताबों में या पाठ्यक्रम में दी गई विषय वस्तु को समाज से जोड़ते हुए पढ़ने या समझने का प्रयास करेगा। समझ में बात आ रही है ना। तो ऐसे कुछ उपायों को अपनाकर आप विद्यार्थियों को के जीवन से विषय वस्तु के ज्ञान को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो ये है जीवन से संबंध का सिद्धांत। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? नाम ही है आवृत्ति। आवृत्ति माने क्या होता है? किसी चीज़ को बार बार करना, है ना। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है? किसी भी चीज़ को बार बार करना। तो थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के 3 मूल नियम दिए हैं, उसमें से एक नियम दिया अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यही कहता है कि बार बार किसी काम को करना, प्रैक्टिस करना। एक ही काम को कई बार करने की प्रक्रिया अभ्यास कहलाती है। ठीक है, और उसी को हम आवृत्ति भी कहते हैं। तो जब हम किसी भी कार्य को बार बार कई बार करते हैं, तो हमारे व्यवहार में धीरे धीरे स्थायी रूप से बदलाव होने लगता है। ऐसा मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों का कहना है। ठीक है, तो आवृत्ति का सिद्धांत यही कहता है कि कक्षा शिक्षण में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक बार नहीं, कई बार 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 पुनरावृत्ति कराते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थी धीरे धीरे उस विषय को, उस टॉपिक को आत्मसात करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति के सिद्धांत के द्वारा इससे फ़ायदा क्या होगा, क्यों हम कराएं? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि विद्यार्थी जब किसी विषय वस्तु को एक बार पढ़ते हैं और जब उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो भूलते नहीं हैं। वो चीज़ वो उनकी स्मृतियों में धारण हो जाता है। विस्मृत नहीं होता, बल्कि स्मृतियों में हमेशा के लिए धारण हो जाता है बार बार रिवीजन करने से। और साथ ही साथ धीरे धीरे उनके व्यवहार में स्थायी रूप से जो है वो बदलाव होने लगता है। कई सारे विषय ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। बिना याद किए वो चीज़ें जो है हमारे स्मृतियों में धारण नहीं होती हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें क्या करना है, आवृत्ति उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम, जिस चीज़ का हमने अवबोधन कर लिया, वो हमारी स्मृतियों में हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हो गया, ऐसा नहीं है ना। यदि हम उस किसी पढ़े गए या अवबोधन किए गए ज्ञान को यदि दोहराएंगे नहीं, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, उसकी आवृत्ति नहीं करेंगे, तो वो स्मृतियों से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ओझल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें शिक्षण, एक बार किसी विषय का शिक्षण करने के बाद उसको भिन्न भिन्न तरीके से क्या करवाना है, रिवाइज करवाते रहना है। कैसे करेंगे रिवाइज? तो हम कर सकते हैं, विद्यार्थियों को गृह कार्य दे सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को होमवर्क दे सकते हैं, विद्यार्थियों को वीकली या मंथली टेस्ट ले सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों को किसी एक बार पाठ को पढ़ाकर दोबारा उनसे पुनरावृत्ति करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। या फिर विद्यार्थियों से आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस समझाया, अब आप इसको अपनी भाषा में समझाइए, यानी कि पढ़ाई गई विषय वस्तु को उनसे समझाने के लिए कह सकते हैं। समझ में बात आ रही है ना, ठीक है। या फिर उसी से संबंधित कोई प्रयोगात्मक कार्य करा सकते हैं, जिससे विद्यार्थी जो किताबों में पढ़ रहे हैं उसको दोबारा जो है प्रयोगात्मक तरीके से करेंगे, है ना। तो ये भी एक पुनरावृत्ति का ही तरीका है। समझ में बात आ गया ना। तो यहाँ पर आवृत्ति का सिद्धांत हमें किसी शिक्षण को एक बार से कई बार करने की बात करता है, ठीक है। चलिए, तो आशा है आपको आवृत्ति का सिद्धांत भी समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अगले सिद्धांत को, जिसे कहते हैं निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। अब हम समझेंगे निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत क्या है। देखिए, मानव की सहज प्रवृत्ति रही है, जब से मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ है, वह मस्तिष्क उसे हमेशा मानव मस्तिष्क ने उसे हमेशा सृजनात्मक बनाया, क्रिएटिव बनाया है, इनोवेटिव बनाया है। तो मानवों की सहज प्रवृत्ति है कि वो कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं, इनोवेशन करने का प्रयास करते हैं, कुछ सृजन या क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रवृत्ति को ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। और हमने ये भी समझा है कि जब किसी कार्य करने के दौरान हमें हमारा मनोरंजन होता रहे, हमारा मन खुश होता रहे, काम करने में मज़ा आता रहे, तो हम उस काम को और भी लगन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ लग कर जो है काम करते हैं, ठीक है। तो इसी सृजनात्मक भाव और मन के प्रसन्न होने की भावना का उपयोग करते हुए जब हम शिक्षण करते हैं, तो ये मनोरंजन और शिक्षण का निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत में इस बात का ध्यान रखना होता है कि यदि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी जाए कुछ नया करने की, तो वह उनके अधिगम में एक सकारात्मक जो है बदलाव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्माण का सिद्धांत हमें बताता है कि विद्यार्थियों को हमेशा सृजनात्मक क्रियाओं के द्वारा या नवाचारिक क्रियाओं के द्वारा शिक्षण करना चाहिए। हम कुछ इस प्रकार से पढ़ाएं जिसमें विद्यार्थी को कुछ नया करने का अवसर मिलता रहे, है ना। कुछ न कुछ नया करने का, कुछ न कुछ नया सीखने का जब अवसर उनको मिलता रहेगा, तो उनका जो व्यवहार है वो अधिक परिमार्जित हो जाएगा, उनकी बुद्धि और प्रखर होती जाएगी, ठीक है। और उनके अंदर कुछ नया करने का जो उत्साह है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा उनको कुछ ऐसी गतिविधियां उनसे कराती रहनी चाहिए जिससे उनमें कुछ नया करने का भाव अपने आप जगता रहे। साथ ही साथ मनोरंजन करना, है ना। तो साथ ही साथ मनोरंजन भी होता रहना चाहिए, यानी कि जब हम कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं तो अक्सर विद्यार्थी किसी विषय को पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हमें ऐसा तरीका अपनाना नहीं चाहिए, हमें ऐसे पढ़ाना है जिससे विद्यार्थियों का साथ ही साथ मनोरंजन भी होता रहे। अर्थात उन्हें जैसे अच्छा लगता है, जिस क्रियाओं को करके उन्हें अच्छा लगता है, उन्हीं क्रियाओं को उसका सहारा लेते हुए हमें किसी विषय का शिक्षण करना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी विद्यार्थी को, छोटे जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, उन्हें खेलने का बहुत मन होता है, तो आप खेल द्वारा उन्हें पढ़ाइए, खेलेंगे और खेलते खेलते पढ़ते भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, उनका मनोरंजन भी होता रहेगा और साथ ही साथ वो कुछ चीज़ों को सीख भी जाएंगे। इसके अलावा आप विद्यार्थियों को कुछ कार्टून्स के द्वारा, आजकल कार्टून को देख के, रंग बिरंगे चित्रों को देख के विद्यार्थी बड़े ही आकर्षित होते हैं, उत्साहित होते हैं, है ना। तो रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा, कार्टून्स के द्वारा, है ना, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को गीत कहानियों के द्वारा, है ना, पढ़ाएंगे तो उन्हें गीत कहानियाँ, चित्र, रंगीन वस्तुएं, है ना, ये सब चीज़ें उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग करते हुए अगर आप पढ़ाते हैं तो उनका मनोरंजन भी होता रहेगा, और मनोरंजन जब होगा तो उनकी रुचि भी बढ़ेगी, और रुचि जब बढ़ेगी तो सीखने के लिए प्रेरित होंगे, लगातार सक्रिय रहकर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये किया जाए। तो मनोरंजन के लिए या सृजनात्मक क्रियाओं के लिए विद्यार्थियों को ऐसे कार्य दें जिसमें
वह सक्रिय रहें। जैसे कुछ विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है ना। विज्ञान प्रदर्शनियों के अलावा कोई खेलों का आयोजन किया जा सकता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है ना। इसके द्वारा विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी जो है बढ़ती है और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी होता रहता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया मनोरंजन का सिद्धांत। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विभाजन के सिद्धांत की। ये विभाजन मैंने क्या होता है, मैंने छोटे छोटे अंशों में बांट देना, किसी एक चीज़ को क्या करना, छोटे छोटे कई भागों में क्या करना, बांट देना, ये विभाजन कहलाता है। तो हम यहाँ पर शिक्षण की बात कर रहे हैं। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, विस्तृत और बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें, शिक्षण के कई उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य बड़े भी हैं, तो उन बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने में समय लगता है और कई चीज़ें हमें जाननी समझनी पड़ती हैं। तो इतने व्यापक विषय वस्तु को समझने के लिए क्यों ना हम उस वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर समझें, है ना। जब हम विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर समझते हैं तो उन्हें समझना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवादी जो हैं वो कहते हैं कि शिक्षण जो है वो अंश से पूर्ण की ओर होना चाहिए। अंश से किधर की होना चाहिए, पूर्ण की ओर। यानी कि विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटकर अलग अलग पढ़ा जाए, फिर धीरे धीरे उन अंशों को एक साथ समेटते हुए उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा जाए। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो यही जो है विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। इसे ही विभाजन, यानी कि एक पूरी विषय वस्तु को, एक बड़े शिक्षण बिंदु को छोटे छोटे शिक्षण बिंदुओं में बांटकर एक एक शिक्षण बिंदु को अलग अलग पढ़ाया जाए और अलग अलग पढ़ाने के बाद में उनको एक साथ क्या कर दिया जाए, समेट दिया जाए और समेट के एक मूल जो संप्रत्यय है या मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझा दिया जाए। ठीक है, तो विभाजन का सिद्धांत यही कहता है कि संपूर्ण कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे अंशों में बांटकर पढ़ाया जाए। इसे लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, लघु सोपानों का सिद्धांत। ठीक है, तो लघु सोपान मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में, और ये स्टेप्स कैसे होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, है कि नहीं। यानी कि पहले हम सरल वस्तुओं का ज्ञान विद्यार्थी को दें, उसके बाद धीरे धीरे किधर जाएं, जटिल वस्तुओं की ओर। यानी जो हम अंश, जो किसी विषय वस्तु को कई भागों में हमने बांटा है, तो वो विषय वस्तु में क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। पहले सरल अंश पढ़ाएं, फिर उसके बाद उससे जटिल, फिर उसके बाद उससे जटिल, एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये जो अंश है, ये छोटे छोटे खंड हैं, जो भाग हैं विषय वस्तु के, उसको एक उपयुक्त क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जोड़ते हुए पढ़ाएं और अंत में क्या करें, इसको समेट दें। तो इसे हम एक और सूत्र के नाम से जान सकते हैं, जिसे कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। विश्लेषण से किधर की ओर, संश्लेषण की ओर। समझ में आया। तो विश्लेषण का मतलब ही होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे अंशों में बांट देना, और संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे अंशों को एक साथ मिलाकर पूर्ण का निर्माण कर देना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये जो विभाजन का सिद्धांत है वो यही बताता है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटा जाए, विश्लेषण किया जाए, छोटे छोटे अंशों में अलग अलग समझा जाए, फिर अलग अलग समझने के बाद उन सभी को एक साथ सम्मिलित करके पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ समझा जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसे समझना, किसी विषय की गहराइयों में जाकर किसी कॉन्सेप्ट को गहनता से, सूक्ष्मता से समझने में हमारी सहायता होती है। ठीक है, तो विभाजन के सिद्धांत द्वारा अब कैसे ये किया जाएगा, तो इसको जो है विद्यार्थियों को, जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे आप विज्ञान विषय में पढ़ा रहे हैं कोशिका को पढ़ा रहे हैं, तो कोशिका तो है ना, प्रत्येक जीवधारी का मौलिक आधार है, कोशिकाओं द्वारा उसका शरीर बना होता है। अब देखिए, अब कोशिका हो गया, कोशिका के बारे में ये होती है, उसका शरीर से बना होता है, ये सब चीज़ें बताते हैं। लेकिन क्या कोशिका के अंदर और कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है। केंद्रक होता है, इसके ऊपर जो है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और बहुत सारे अंग होते हैं, जीव द्रव्य होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले कोशिका के बारे में बताते हैं, है ना। पहले हम क्या करते हैं, कोशिका पूरी परिस्थिति को दिखाकर उसके छोटे छोटे अंगों के बारे में बताना शुरू करते हैं ना। छोटे छोटे अंगों को अलग अलग बताते हैं, ठीक है, उनका काम बताते हैं, उनकी संरचना बताते हैं। उसके बाद इन सभी अंगों के अलग अलग पढ़ने के बाद हम एक साथ कोशिका के कॉन्सेप्ट को जो है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले हमने अंशों में बांटा, अंशों अलग अलग भागों को अलग अलग समझा, फिर उसके साथ क्या किया, उसके बाद कोशिका के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को एक साथ समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया विभाजन के सिद्धांत का। इसी तरह से आपकी किताबें देखिए अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित हैं। क्यों, क्योंकि जब हम अलग अलग चैप्टर में चीज़ों को पढ़ते हैं
तो हम कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। फिर बाद में हमारा दिमाग इन अलग अलग पढ़ी गई चीज़ों को एक साथ मिलाकर नए ज्ञान को जो है उत्पन्न कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये है विभाजन का सिद्धांत। अब छोटे छोटे भागों में अगर बांट देंगे तो चीज़ें बोझिल भी नहीं लगेंगी, जटिल भी नहीं लगेंगी, आसान हो जाएंगी समझने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज देखा कि शिक्षण के ये जो 12 सिद्धांत हैं, यदि इन सिद्धांतों का पालन एक शिक्षक अपने शिक्षण की प्रक्रिया में करे तो निश्चित ही उसका शिक्षण बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा और जो विद्यार्थी हैं वह विषय वस्तु को बड़ी ही आसानी से सरलता के साथ, है ना, अपने अंदर विषय वस्तु के ज्ञान को आत्मसात कर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे और साथ ही साथ हम अपने समाज को, अपने देश को निरंतर प्रगति की ओर ले जाएंगे और अपना सक्रिय योगदान राष्ट्र निर्माण में दे पाएंगे। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो लंबी हो गई, वीडियो में अंत तक आप बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस वीडियो को देखा, है ना, लाभ लिया, निश्चित ही आप इससे अपने एग्ज़ाम्स में, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इससे लाभ पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और तब आज के लिए जो है इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।